बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे और हमें आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। मंडे आज वीक का पहला दिन है, तो कोशिश कीजिए एनर्जेटिक रहे, अच्छा सोचें, पॉजिटिव सोचेंगे तो अच्छा दिन भी गुजरेगा। पूरा हफ्ता जब आप प्लान कर लेते हैं कि आपने क्या क्या करना है तो सब चीज़ें प्लान भी रहती हैं और आपके काम जो है वो टाइम पर हो भी जाते हैं। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने कामों को आप जो है वो एक पूरा शेड्यूल बना लें और उसके मुताबिक। मैं एक्चुअली ऐसे ही करती हूँ कि जो मेरे काम होते हैं उनको मैंने सेट रखा होता है और फिर टाइम निकाल के बाकी चीज़ें एडजस्ट की जाती हैं, काम आपके टाइम पर हो जाते हैं। ये बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं। खैर, आगे बढ़ेंगे, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ कर लेते हैं। पहले सेगमेंट की तरफ जाते हैं, जान लेते हैं मौसम कैसा रहेगा। जुनेद ने हमें ज्वाइन किया। जुनेद, बताइए वेदर अपडेट्स क्या हैं आपके पास? जी, लाहौर शहर के मौसम की अगर बात की जाए तो महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर का मौसम जुज़वी तौर पर अबरआलूद रहने का इम्कान है और महकमा मौसमियात के मुताबिक आज दिन भर बादल और सूरज की आंख मचौली का सिलसिला भी जारी रहेगा। और दर्जा हरारत की अगर बात की जाए तो आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है, जबकि सुबह के वक्त कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और चूँकि आज शहर में हवा में नमी का तनासब जो है वो ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया, जिसकी वजह से नमी का तनासब ज़्यादा होने की वजह से गर्मी की शिद्दत और हब्स जो है वो शहर में बरकरार रहेगी। और महकमा मौसमियात के मुताबिक सुबह के वक्त हवा में नमी का तनासब 78% रिकॉर्ड किया गया, जबकि शाम के वक्त हवा में नमी का तनासब जो है वो 68% तक जो है वो जाने का इम्कान है। और आज हवाएँ 10 से 15 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से जो है वो चलती रहेंगी। और महकमा मौसमियात ने मंगल के रोज़ भी शहर का मौसम जो है वो जुज़वी तौर पर अबरआलूद रहने का इम्कान ज़ाहिर किया है और मंगल के रोज़ भी शहर के मुख्तलिफ़ मकामात पर जो है हल्की बारिश जो है वो हो सकती है। जी, थैंक यू सो मच जुनेद, मौसम की सूरत हाल आपने बताई। आगे बढ़ेंगे, टॉप स्टोरीज की तरफ चलते हैं। आज की लीड स्टोरी क्या है? डेली सिटी 42 की नैब में हाई प्रोफाइल तलबियां, राहील सिद्दीकी आज फिर पेश होंगे। इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ओपिनियन का सर्वे, पीटीआई की मकबूलियत 8% कम, जबकि नून लीग की 4% बढ़ गई। एपीसी ड्रामा फ्लॉप हो चुका, ऑपोजिशन 3 साल सब्र करे, उस्मान बुज़दार। और हुकूमती दावों के बावजूद चीनी महंगी हुई, चीनी जगह जगह से गायब, आवाम परेशान। टॉप स्टोरीज आपने जानी, डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर शाहिद सिप्रा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सिप्रा साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। 14 अगस्त कैसी गुजरी आपकी? फिर वीकेंड भी आ गया। नहीं, बहुत अच्छी गुजरी। देखें उसमें तो आप लाहौरियों को देखोगे जिस तरह वो घर से निकले हैं। मैं ये कहने लगी थी कि उससे तो मैं एक्चुअली परेशान हुई, क्योंकि तकरीबन कोई 5:30-6 बजे का टाइम था जब मैं ऑफिस से वापस जा रही थी, तो जिस तरह से रश था, सीरियसली मुझे परेशानी हो रही थी कि फिर एक दफा से हम मुश्किल वक्त में ना चले। मेरी बात सुने, आप मार्च से लेकर जुलाई तक एक बंदे को घर में महदूद रखें और उसके बाद कोई इवेंट आ जाए, रूटीन में भी मुझे लगता है लोग जेलों से छूटे थे। जेल तो वो फिर लोग निकले हैं, देखें वो फिर मनाने के लिए। अब इसमें एक तो आपने नोटिफिकेशन कर दिया कि वो ख़त्म हो गया, लॉकडाउन हमने ख़त्म कर दिया है, फिर उसके बाद एक ऐसा इवेंट आया कि यौम आज़ादी, तो फिर उसको तो आप मिली जज्बे के साथ मनाते हैं। फिर लोग निकले और फिर रात गए तक, देखें पूरी रात जो है आपके शाहराहों पर ट्रैफिक जाम रहा, आपके मंचले जो हैं वो इस पे आप करते भी दिखाई दिए। खुशी भी, फैमिलीज के साथ भी लोग निकले, क्योंकि कोई अब क्या कहते हैं उसको, आपके एंटरटेनमेंट का कोई चीज़ रह ही नहीं गई थी। ऐसे ही है। आप 4 महीने तक मुसलसल आपने इंतज़ार किया, आपकी मार्केट्स बंद हुई, सारी चीज़ें, स्कूल बंद हो गए, घरों के इधर उधर रिश्तेदारों के घर आना जाना जो है वो महदूद हो गया। ईद गुजरी, ईद पर भी लोगों ने उसको महदूद रखा, तो ये सारी चीज़ें थी। लेकिन उसके बावजूद चूंकि ये एक हमारा मिली जज्बे का काम था, एक हुब्बुल वतनी का मसला था, और फिर साथ में कोरोना की वजह से जो खैर से कि इन सब चीज़ों के बावजूद अपना ख्याल हमें खुद रखना है, एहतियात ज़रूर करनी है। सब कुछ कीजिए लेकिन एहतियात का दामन हाथ से ना छोड़ें। एक वो जो है ना कि आपका माइंडसेट बन चुका है, क्योंकि मार्केट जब भी जाओ किसी ने मास्क नहीं पहना, तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट, ये पेंडेमिक अभी ख़त्म नहीं हुआ, अपने साथ साथ दूसरों का भी ख्याल रखें, अपनी फैमिली का भी रखें, एहतियात ज़रूर करें। खैर, आज की पहली लीड स्टोरी की तरफ जाते हैं। नैब में हाई प्रोफाइल तलबियां, राहील सिद्दीकी आज फिर पेश होंगे। सूबाई वजीर अंसर मजीद भी 19 अगस्त को तलब किए गए हैं। सिप्रा साहब क्या कहेंगे, एक के बाद एक तलबी
नैब तो मुतहरिक हमें काफी देर से नजर आ रही है। देखिए, पहले तो अपोजिशन के खिलाफ मुतहरिक आपको नजर आती थी कि हमेशा अपोजिशन लीडर्स को बुलाया जाता था। अब साहिब इक़्तिदार जो है उनमें से बुलाया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वुज़रा हैं, उनको तलब किया गया है। ये आंखें बुझाने की कोशिश तो नहीं की जा रही? देखें, आप अब तक जो जितने भी केसेस आए हैं उसमें कोई आउटपुट तो नैब का कोई नज़र नहीं आया कि किसी जगह पर आप देखें कि आपने हाई प्रोफाइल केस बनाया। अगर आप साबिक सीएम की बात करें शहबाज शरीफ, तो उसका भी कोई ऐसा केस सामने ना आया। उसके बाद मरियम जो है उसको भी आप बुलाते हैं, उस पर भी कोई ऐसा केस जो आप बना नहीं सके कि जिसकी वजह से सामने आए। तो ये भी यही होगा कि आप इसको ख्वाजा साद रफीक और सलमान रफीक के केस में आप देख लें कि आपकी अदालत ने उस पर क्या रिमार्क्स दिए, क्या फैसला दिया, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन बात यह है कि चूंकि आपकी गवर्नमेंट ने नारा ये लगाया था कि हम एहतसाब करेंगे, एहतसाब होगा और हर किसी का होगा। अब शायद 2 साल के दौरान उन पर यह इल्ज़ाम सामने आ रहा था कि सिर्फ अपोजिशन का और इंतकाम की सियासत की जा रही है। इंतकाम का लफ्ज़ जब आता था तो उसकी वजह से अब शायद इन्होंने अपोजिशन का नारा ये था ना कि नैब इंतकामी कार्रवाइयों से बाहर है। एग्जैक्टली, जब आप अपोजिशन के लोगों को ही बुलाएंगे तो वो यही कहेगी कि आप इंतकाम की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, अब क्या हुआ कि आपके मौजूदा जो सीएम है उस्मान बुज़दार साहब, उनका केस आ गया और केस भी ऐसा आ गया कि जिस पर अब लोग जो हैं वो कोई ऐसा उसको सीरियस केस तो नहीं कह सकते, लेकिन हमारा जो मुआशरा है उस मुआशरे में देखें कि आप शराब का लाइसेंस जो है वो दिलवाने के लिए आपने कोशिश की और आपने दफ्तर का इस्तेमाल किया, फिर असर और रसूख इस्तेमाल किया आपने, अपने सीट का, अपने दफ्तर का, उसकी बुनियाद पर ये आपका केस बना। अच्छा, 2 लोग जो हैं आपके खिलाफ वादा मांग गवाह भी बनने जा रहे हैं। अब रहील सदीकी जो है उनके साबिक सेक्रेटरी हैं, इनके सामने सारे मामला ये उस बात के ऐनी शाहिद भी होंगे, ये उस डॉक्यूमेंटेशन में भी शामिल होंगे, वो किस तरह प्लान तरतीब दिया गया, किस तरह केस को बनाया गया, ये अलिफ से लेकर ये तक ये सब चीजें उनको जानते हैं। और उन्होंने कहा भी है कि मैं जिस स्कूल से पढ़ा हूँ उसमें हमेशा सच्चाई की बात होती थी और मैं सच्चाई सामने लेकर आऊंगा। बहुत अच्छी बात है, आने भी चाहिए। अब बात यह है कि नैब मौजूदा वजीर आला जो हैं इनके खिलाफ केस को पाया तकमील तक कब पहुंचाती है, कब तक उनको सजा मिलती है। आपने बुला तो लिया, आपने मुल्जिम तो ठहरा दिया नोटिस के जरिए। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि अब आपने उनके मजीद जो है अपने लोग बुला लें, जिस तरह गजमफर छीना है इनको आपने बुला लिया है। इसके अलावा सूबाई वजीर लेबर हैं जिन पर यह है कि इन्होंने गैर कानूनी तौर पर तकर्रियां की हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग्स की हैं, तो इसका जवाब देना चाहिए। ये कोई इतना माकूल नहीं लगता। अगर ये शायद होता केस कि आपने उसको तैनातियां की हैं, आपने भर्तियां की हैं, तो फिर तो समझ आती थी कि किसी ना किसी तरीके से आपने किया होगा। लेकिन ठीक है, चलें, केस बन रहा है तो सामने आ जाएगी बातें। अच्छा, मोहसिन लतीफ जो है वो रिश्तेदारी भी है शरीफ खानदान के साथ, उनके करीब अजीज हैं, करीबी अजीज हैं, उनको आपने बुला लिया है। औकाफ की जमीन है जिसको कई दफा कहाँ पर लीज पर भी दिया जाता है, कई दफा किरायादारी एक्ट के तहत भी दिया जाता है, कई जगहों पर ऐसा भी है कि आप उसको लेकर एलडीए को देते हैं, एलडीए उसको खरीदती है, उसको कच्ची आबादी डिक्लेयर करके आप उसको नोटिफिकेशन दे देते हैं, कॉलोनी डिक्लेयर कर देते हैं। और वही केस है, शाह शमसकारी का केस है, ये GOR के साथ मुल्का आबादी है, जहां पर आपके साबिक MP है माजिद जहूर को भी बुलाया गया है, वहां के जो चेयरमैन हैं अमीर गुज्जर उनको भी बुलाया गया है। ये सारा ये उस वक्त भी बात, जब ये नई नई हुकूमत आई थी तो उस वक्त बात सामने आई थी कि कोड़ियों के भाव वो जमीन बेची गई है। इसमें तो कोई राय नहीं है कि LDA को जो फरोख्त की गई है उसकी इंतहाई कम कीमत रखी गई। उस वक्त के जो सेक्रेटरी थे डॉक्टर तुकीर, उनकी जानिब से इसका नोटिफिकेशन किया गया था। अब नैब इसकी बाज़ाब्ता तौर पर तहकीकात करने के बाद उन लोगों को बुला रही है जो इसमें मुलविस हैं। ये अगर केस इसको अच्छे तरीके से चलाया जाता है, ये शाह शमसकारी वाला केस, तो मेरे ख्याल में ये ऊंट किसी करवट जरूर बैठेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इसके मामलात में कोई ना कोई गड़बड़ नजर आती है। बिल्कुल ऐसा ही है। और फिर आज जो हाई प्रोफाइल तलबियां हो रही हैं उसके हवाले से भी अब देखें, ये तलबियों के बाद ही पता चलेगा। और वजीर आला पंजाब जो हैं उनका केस किस तरफ जाता है। यम साहब ने तो बड़ी मासूमियत से हर सवाल से इनकार कर दिया था। अब आगे देखें नैब इस पर कार्रवाई किस तरह से करता है। अगली खबर की तरफ जाएंगे। अगली खबर हमारे पास है जी, PTI की मकबूलियत 8% कम, नून लीग की 4% बढ़ गई है। इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ओपिनियन की जानिब से ये सर्वे किया गया है। अब इस पे हम डिटेल में बात करते हैं, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे। अगली खबर हमारे पास है जी, उसकी तरफ जाएंगे। PTI की मकबूलियत 8% कम, नून लीग की 4% बढ़ गई है। सिप्रा साहब क्या कहेंगे? देखिए, हालात तो ऐसे ही नजर आ रहे हैं ना। आप पब्लिक सर्वे करेंगे तो पब्लिक सर्वे में क्या होता है कि आपके सबसे पहले आ जाती है बेरोजगारी,
उसके बाद आपकी महंगाई, कि आपका घर का गुजर बसर कैसा हो रहा है। बेसिक नीड्स आपकी जो है उस पे चले जाए, बुनियादी ज़रूरियात है ज़िंदगी पे हम लोग आ जाएं, बिजली होगी, गैस होगी, कीमतें होंगी, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो मुझे तकरीरें भी याद हैं जो कंटेनर पर खड़े होकर इनके जो मौजूदा हमारे प्राइम मिनिस्टर समेत तमाम किया करते थे। क्या याद कराएंगे सिपरा नहीं, बात तो सुने ना पहले, कि अगर महंगाई हो तो करप्ट कौन होगा? आपके हुक्मरान होंगे। अगर चीनी की कीमत बढ़े और बिजली की कीमत बढ़े तो कौन करप्ट होगा? आपके हुक्मरान होंगे। मेरी बात सुने, अभी क्या हालात हमारे जा रहे हैं कि ये हालात हम इस हद तक पहुंच चुके हैं कि एक चीज़ है जिसको हाई प्रोफाइल हमने केस बना दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने सीनियर रहनुमा को उस ओहदे से हटा दिया और वो चीनी स्कैंडल है। आज तक हम लोग चीनी पर पूरा नहीं उतर सके। बिल्कुल आपने सही कहा। और आज भी वो चीनी का रेट किस तरह चल रहा है मुझे ये बताएं, तो फिर मकबूलियत किसकी कम होगी? फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की होगी। आप डिलीवर नहीं करेंगे, आप लोगों की मसाइल नहीं सुनेंगे, आप लोगों को बेरोजगार नहीं देंगे, आप लोगों को बेरोज करने पर तुले हैं और बेरोजगारी में इजाफा करेंगे। वादे आपने नौकरियां देने के किए और 1 करोड़ नौकरी देनी थी, घर देने थे, आप लोगों को बेघर करेंगे। तो फिर आप समझें कि आपका ग्राफ ऊपर जाए और मकबूलियत में इजाफा हो, ये पॉसिबल नहीं है। मैं आपको हमेशा कहता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, कोई भी इस वक्त जमात हो, आप सड़क के चौक चौराहे में चले जाएं, किसी भी आम शहरी जो वहां पर खड़ा है उससे पूछ लें कि क्या हालात हैं। वो सर्वे में ने तो बड़ा कंट्रोल करके किया होगा। इस वक्त सूरत हाल इससे भी ज्यादा गंभीर है। ऐसे लोग मौजूदा हुकूमत से इस हद तक तंग आ चुके हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। घरों में लड़ाइयां, समाजी इश्यूज, सोशल लाइफ डिस्टर्ब हुई है आपकी। जब रोजगार नहीं होगा, घर में पैसा नहीं आएगा, घर का गुजर बसर नहीं होगा, चीज है कि आपके पास रोजगार नहीं होगा, घर में रोटी नहीं होगी, फाके होंगे तो आपकी चोरी डकैतियां भी बढ़ेंगी, आपके लोग बेराह रवी की भी तरफ जाएंगे, आपके मुआशरे में बिगाड़ भी पैदा होगा, आपके लोग जो है वो हमें हर रोज हम कह रहे हैं चोरी डकैती बढ़ती जा रही है, जराइम में इजाफा हो रहा है, क्या करें लोग? कहां से मेरी बात मैं ये कहता हूं कि क्यों इजाफा हुआ। अच्छा, मुस्लिम लीग नवाज को हमेशा हम लोग भी तनकीद का निशाना बनाते हैं, आपकी मौजूदा गवर्नमेंट भी बनाती है, बाज उनके जो चाहने वाले हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वोटर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, वो भी तनकीद का निशाना बनाते हैं। मुझे बताएं कि आज तक चीनी जो है ना 100 रुपए किलो कहां पर बिकी? मुझे ये बताएं कि आज बिजली का यूनिट 24 से 25 रुपए हो गया। आटे की कीमत पे इतने सारे लोग आटे की कीमत आप 860 रुपए बताते हैं और मार्केट में आपको 1000 या 1100 रुपए का एक जो थैला आपको मिल रहा है। और दावा आपने ये किया कि इस दफा रिकॉर्ड गंदुम आपके पास, रिकॉर्ड गंदुम का आपने दावा कर दिया, सब्सिडी का आपने दावा कर दिया कि हमने अरबों रुपए की सब्सिडी दी। सारे हालात वहीं के वहीं हैं। आप उस वक्त मकबूल होंगे जब आम, मतवसत और गरीब तबका के लोग जो हैं आपसे खुशहाल होंगे। आप उनको खुशहाल किस तरह करेंगे? आप उनको रोजगार देंगे, आप महंगाई को कम करेंगे। अगर उसकी 1000 रुपया उजरत है तो 1000 रुपये में उसका डेली का बजट बनेगा तो वो खुश होगा, वो आपके साथ खड़ा होगा। अदरवाइज वो आपके खिलाफ ही होगा। और यही हो रहा है कि आपने जो नारे लगाए आप उन पर ना उतरे, पूरा ना उतरे। 100% नहीं, 50% नहीं, कम से कम 10% उतरा है। यहाँ क्या हुआ कि बेरोजगारी इतनी बढ़ी कि डॉलर कहाँ चला गया? नारे ये लगाए जाते थे डॉलर कोरोना पे डाल देना, कोरोना वायरस आ गया, उसकी वजह से सारा कुछ हो गया। माह मार्च से पहले के भी आदादो शुमार देख लेना, माह मार्च से पहले जो आपने तीर मारा वो भी सब लोगों के सामने है। ऐसे ही अब क्या हुआ, सर्वे हुआ, पब्लिक ने ओपिनियन दी है, अवाम की राय। आप कहते हैं जी अवाम ही मजबूत करती है किसी हुकूमत को, हुक्मरानों के पीछे अवाम हो, वोटर्स खड़े हो तो मजबूत होती है। भाई आपके वोटर्स कह रहे हैं कि आपकी मकबूलियत कम हो रही है, तो यह लम्हा फिक्री है हमारी मौजूदा गवर्नमेंट के लिए। अच्छा, फिर मकबूलियत किसकी हो रही है? जिसको आप रोजाना नैब में घसीट रहे हैं, जिनको आप रोजाना अदालतों में बुला रहे हैं, जिनके खिलाफ रोजाना आप अरबों रुपए के इल्जाम लगा रहे हैं कि इन्होंने करप्शन की है, मकबूलियत उनके ऊपर जा रही। क्यों? लोग कंपैरिजन करते हैं ना चीजों का। आप कंपैरिजन कौन करता है? गरीब आदमी करता है। बिल्कुल सही कहा। जिसने जितनी तनख्वाह ली है, अगर उसका उसमें बजट बन रहा है तो वो उसमें खुशहाल होगा। आम पब्लिक को ये नहीं है कि उन्होंने हमारे अरबों रुपए जो हैं उस पर अराजी पर कब्जा कर लिया है, उन्होंने अरबों रुपए का गबन कर लिया, उसको नहीं है। आम शहरी को आप ये है, नैब में जितनी मर्जी पेशियां कराएं, लोगों को उससे क्या लेना देना है? तो नहीं भरेगा। बिल्कुल, लोगों को उससे क्या लेना देना है? लोगों को सिर्फ लेना देना है अपनी बुनियादी जरूरियात से। मैं वही कह रहा हूं, चीनी सस्ती मिल रही है, नहीं मिल रही। जो सारिफ है, आम शहरी है, जिसने 1000-1200 रुपए उजरत लेनी है रोजाना, उसमें से उसने घी, चीनी, आटा, दही, दूध, बच्चों की सारी चीजें पूरी करनी है,
उसको नैब में मरियम बीबी को रोज बुलाए, शहबाज शरीफ को क्या रोज फर्क बुलाए, पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका तो सही इससे कह रहे हैं। ताल्लुक ही नहीं है। हाँ, आपको शायद सियासी फायदा होता, लेकिन इस सर्वे में आपको वो सियासी फायदा भी नहीं हो रहा, ऐसे ही चीजें है। उसके बरक्स जा रही हैं। बिल्कुल ऐसे कि ही। आप उनको तनकीद का निशाना भी बना रहे हैं, उनको इन पर इल्जाम लगा के उनको मुल्जिम भी नैब में ठहराया जा रहा है। उसके सिप्रा साहब, बावजूद ये जो अगर अपोजिशन मकबूलियत का बुलंद हो रही भूत है ना हुकूमत पर, ये उतरने नहीं पा रहा, हालात कैसे बेहतर होंगे? अब सीएम साहब ये कह रहे हैं एपीसी का ड्रामा फ्लॉप हो चुका है, ऑपोजिशन 3 साल सब्र करे। ऑपोजिशन की आप छोड़ें, आप आवाम के बारे में तो सोच लें। अगर आप ऑपोजिशन पे ही सारा ध्यान देके बैठ जाएंगे और ऑपोजिशन को सब्र की तलकीन देंगे तो आवाम के सब्र का पैमाना तो लबरेज हो चुका है। अपोजिशन अगर सही अब से अपोजिशन करना शुरू कर दे ना, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लग पता जाएगा कि अपोजिशन किस तरह होती है। ऑपोजिशन बेचारी नैब के उनको चक्करों तो में पड़ी आपने है। उस तरफ घसीटा हुआ है कि आप उनको उधर से फ्री नहीं होने देते, या फिर उनको कंट्रोल किया हुआ है कि आपने इस गवर्नमेंट जो है इसको आगे चलना चाहिए और उसको मुद्दत पूरी करनी चाहिए। अगर अपोजिशन को अपोजिशन करने दे तो साल जिन्होंने 40-40, 50-50 साल सियासत में गुजार दिए हैं, नशेबो फराज पाकिस्तानी मुल्की तारीख के देखे हैं, वो इस वक्त अपोजिशन में बैठे हुए हैं। आप उनको अपोजिशन करने दें तो जिन्होंने कभी अपोजिशन नहीं काटी वो इस वक्त हुक्मरान बने बैठे हैं, बिल्कुल इनको ऐसे ही। लग पता जाएगा कि अपोजिशन किस तरह होती है। और ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जब बुलाई जाती है और जब उनको फ्री हैंड अगर मिल जाए तो फिर भी इनको लग पता जाएगा। बात यह है कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हो, कोई चीज भी हो, सीएम साहब को चाहिए कि लाहौर शहर डूबा हुआ है, 3 दिन तक पानी नहीं निकल रहा। लाहौर शहर में हालात क्या है, बेड्स खत्म हो गए, हमारे रोड जो है टूट फूट का शिकार हो गए। सीएम साहब को यह देखना है। सीएम साहब रात को निकलते हैं जो कूड़ा जो है वो सड़कों के गिर्द पड़ा हुआ है तो वो हमें दिखाएं। भाई ठीक है, कूड़ा अपना उठाना है, सारी चीजें देखनी है, लेकिन जो बेसिक नीड्स हैं अगर आप उस पर आएंगे तो मेरे अगर यही सीएम साहब किसी दिन आपके मॉडल बाजार में चले जाएं, किसी दिन किसी मार्केट में चले जाएं और उनसे पूछें कि आज आटा किस भाव बिक रहा है या आज चीनी किस भाव पे जा रही है, तो मेरे ख्याल में फिर उनको सीएम समझ साहब ये आएगी। भी कह रहे हैं कि गंदम आटे की कीमतों में इस्तेहकाम के लिए हर कदम उठाएंगे। ये उनकी तरफ से क्या तसल्ली कदम दी गई उठाएंगे? है। ये स्टेटमेंट हर रोज हमें नजर आ जाती मुझे है। ये बताएं, माह रमजान में, माह ग्राउंड रियलिटी मुक़द्दस का उनको में, पता हो ना हो, ये स्टेटमेंट जरूर दे देते हैं वो। देख मैं पोल्ट्री एसोसिएशन की आपको एग्जांपल देता हूं। उन्होंने कहा कि हमने 350 रुपए गोश्त फरोख्त करना है और उन्होंने किया। बिल्कुल सही कहा आपने कहा 250 आपको फरोख्त कराना है। रियासत के रेट कहीं नजर नहीं आई। उन्होंने किया और ऐलान किया। तो आप कह रहे हैं कि हम आटा, अभी भी आटा आपका 250 रुपए फीट बिल्कुल थैला के ऐसे ही हिसाब है। से ज्यादा कीमत है। ऐसे ही है। खैर सिप्रा साहब, हम बात करते हैं, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक। अगली खबर की तरफ जाएंगे। अगली खबर हमारे पास है जी, हुकूमती दावों के बावजूद चीनी महंगी और कई जगह से गायब भी है, अवाम परेशान है। मॉडल टाउन में चीनी दस्तयाब नहीं, इकबाल टाउन, गार्डन टाउन में 100 और ग्रीन टाउन में 95 रुपीज यानी 95 रुपए किलो में बिकने लगी है। लम्हा फिक्रिया यह है कि आप किसी भी मार्केट में चले जाएं, मार्केट के मुताबिक रेट का तयन किया गया है। क्या कहेंगे सिप्रा साहब? देखें, मैं पहले भी थोड़ा सा इसमें डिस्कस किया मैंने कि चीनी ऐसी चीज है जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सके, और सोशल मीडिया पे आपको पता आ भी रहा था कि खुदारा प्राइम मिनिस्टर साहब आप किसी और चीज पे नोटिस ना लीजिएगा, ये नो कि उसकी कीमत में जिस इजाफा चीज हो पे जाए। नोटिस लेते हैं उस चीज की कीमत बढ़ जाती है। इसका क्या मतलब? इसको सोशल मीडिया पे आप तनकीद समझ लें, जो मर्जी समझ लें, लेकिन है ये रियलिटी है। रियलिटी ये लोग हुआ क्या कि आपने जिस पर इंक्वायरी कमेटी बनाई, जिस पर आपने कमीशन बनाया, उसी चीज की कीमतें जहां बढ़ती गई। जिस पर आपने कहा कि हम ये कंट्रोल करेंगे, उसी चीज की कीमत बढ़ी और मार्केट में उसी तरह फरोख्त होती रही। बिल्कुल। आज वही चिकन जो है वो 350 वाला 145-40 रुपए लेने वाला कोई नहीं है। बिल्कुल सही बात। ठीक है ना? अगर अभी 140-45 में फरोख्त हो सकता तो उस वक्त रमजान में 350 रुपए किस तरह फरोख्त हुआ? बात यह है कि हुकूमती रेट नहीं है। यहाँ भी यही हुआ कि आप चाहे उसको 70 रुपए मुकर्रर करें, 72 रुपए मुकर्रर करें। साथ में एक दुकानदार की मैंने भी वीडियो देखी, वो आप उसको मजिस्ट्रेट से बात कर रहा है, वो ये कह रहा है कि मुझे अगर ओपन मार्केट में मुझे 75 रुपए या 76 रुपए मिलेगी चीनी, तो आप मुझसे क्या तवक्को करेंगे कि मैं 72 रुपए या 71 रुपए बैठकर यहाँ बेचूंगा? ऐसे ही है। कंट्रोल करने की जरूरत है जड़ से। बिल्कुल। हम वहां नहीं जाते। अगर इनके मिल मालकान आपको महंगी चीनी मार्केट्स में ला रहे हैं तो उनको पकड़ने की जरूरत सिप्रा है। साहब, मैं आपको बताऊं वहां जाए कैसे? माफिया कह के हर जगह पे अपनी जान फिर आप छुड़ा ली छोटे जाती स्टोर को तो है। ना पकड़े ना, बिल्कुल ऐसे ही है। गली मोहल्ले की उनका क्या सतह पर जो कसूर है? स्टोर, बिल्कुल उनका क्या स्टोर्स कसूर पे है? आप छापे मार रहे हैं। बात यह है कि जो 80 रुपए लेकर आएगा वो 85 रुपए या 82 रुपए तो बेचेगा ना। इसका क्या मतलब है? 90 रुपए या 100 रुपए क्या बिक रही है? इसका क्या मतलब है कि आपकी होलसेल जो रेट है उसमें भी इजाफा हो चुका है। बिल्कुल ऐसे ही है। ये लोग जहां से एक बोरी लेकर आते हैं वहां बोरी की कीमत में इजाफा हुआ, इस वजह से ये बढ़ रही है। अब क्या हुआ कि हुकूमती दावे तो कहते हैं कि आप सब्र करें,
कितना सब्र करें हम लोग, जब आपने एक बुनियादी जरूरत को ही नहीं पूरा करना और उसकी रेट को कंट्रोल नहीं करना और भी साथ में आपने नारे लगाने हैं। सब्र कर लेंगे, सब्र अब कहाँ करें, आटा भी महंगा है, फल सब्जियां आपके मॉडल बाजारों में, ये मॉडल बाजार मुझे सिर्फ बता दें इनकी डेफिनेशन क्या है, किस चीज के ये मॉडल बाजार है? क्या वहाँ बहुत खूबसूरत चीजें होती हैं? क्या उनको सजाया बनाया बहुत अच्छी तरह से गया है कि हम उनको मॉडल बाजार कह रहे हैं? मैंने कभी विजिट नहीं किया, मैं इसलिए बेसिकली कॉन्सेप्ट ये था कि आपके एक छत तले आपको मयारी और कम कीमत कंट्रोल्ड प्राइसेस जो हैं, और ये भी शायद साबिका हुकूमत की तरफ से उन्हीं का प्रोजेक्ट था। अच्छा देखे ना, हम उसको नहीं ना काउंट करते, हम देखते हैं कि बेनिफिट्स क्या हैं, पब्लिक के साथ उनको क्या मुनाफा क्या मिल रहा है, उससे उसके फायदे क्या मुयसर हो रहे हैं। मॉडल बाजार बन गए, आपके सैटरडे संडे बड़ी तादाद में लोग जाते हैं, फैमिलीज कमरा आ जाते हैं, आपकी सब्जियां वहाँ से, फ्रूट वहाँ से खरीदना है, बाकी अशिया ज़रूरी आपकी वहाँ मौजूद हैं। अगर एक छत तले आप मयारी और कम कीमत पर आप चीज़ें दे सकते हैं तो मेरे ख्याल में कंट्रोल किया जा सकता। अच्छा क्या हुआ कि 4 दीवारी के अंदर जो मॉडल बाजार है, जहां पर आपके लोग बैठे हैं और गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, वहां अगर चीनी 90 रुपए और 100 रुपए बिक रही है और फिर है ही नहीं, बिल्कुल, जब है ही नहीं तो इसका क्या मतलब है कि हुकूमत तो फिर मैं क्या कहूं इस पे कि हुकूमत की रिट क्या, हुकूमत फिर खुद ही कहीं नजर आ रही कि आपकी बुनियादी जरूरत है जिसको उछाला गया वो भी आपको वो मुयस्सर नहीं है। साहब इसे मॉडल बाजार इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ पर सब स्टैंडर्ड चीजें रखी गई हैं, रेट्स मुकर्रर किए गए हैं कि अच्छी चीज लेनी है तो ये कैटेगरी है, अगर आपको सस्ती चीजें लेनी है तो सब स्टैंडर्ड चीजें खरीदें। मॉडल बाजारों की डेफिनेशन ये तो नहीं थी। नहीं, मॉडल बाजार की डेफिनेशन ये थी कम कीमत पर मयारी अशिया आपको मिलेंगी मार्केट्स की निस्बत, सही, और एक ही छत तले आप अपनी सारी ग्रोसरी मिलेगी, आप जाएं हर चीज खरीद कर वापस आ जाएं। यहाँ आप गए, आपने चीनी लेनी है, आपको नहीं मिलेगी तो आप क्या कहेंगे? हम जाएंगे, उसके बाद आप कहेंगे कि मैं किसी और मार्केट में, हम लोग चले जाते हैं वहां से खरीद लेंगे, फिर मॉडल बाजार ऑटोमेटिकली खत्म होते जाएंगे। फिर रियासत क्या कहाँ स्टैंड करेगी? रियासत जो कहती है कि हमने बाजार लगा दिया, हमने लोगों को बिठा दिया, एडमिनिस्ट्रेशन है, लाखों रुपए तनख्वाह है, पेट्रोल है, टीएडी है, सारी चीजें वो लेते हैं जो बैठते हैं वहां। बिल्कुल सही कहा आपने। तो वो अगर उस पर पूरा नहीं उतर रहे तो फिर फायदा क्या होगा? और अगर लोगों ने अपना सामान खरीदने के लिए 10 जगहों पर ही जाना है, 4 चीजें अच्छी मिल रही हैं, 4 चीजें वहां सब स्टैंडर्ड पड़ी हैं और मॉडल बाजार सिर्फ आपने नाम के बनाए हैं, तो फिर ये सब चीजें खत्म कर देनी चाहिए क्योंकि आवाम को इसका कोई फायदा नहीं हो रहा। नाज़रीन ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे। अगली खबर की तरफ जाएंगे। सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म दिया गया है। वज़ीर आला की कानून नाफिज करने वाले इदारों को इंतशार फैलाने वाले शरपसंद अनासर की सख्त निगरानी की हिदायत। अच्छा सिपरा साहब, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस चीज़ को कंट्रोल करने की ज़रूरत थी भी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल जो है वो माशरती बिगाड़ की बड़ी वजह, गलत इस्तेमाल बड़ी वजह बनता जा रहा है। देखें सोशल मीडिया पे बहुत सारे मुस्बत पहलू भी हैं उसके, कि आप जमहूरी अदवार में जब कहेंगे, हाँ जमहूरी अदवार में जब आप कहेंगे कि आपको अगर कोई तनकीद का निशाना बनाए और फिर आप कहें कि वो ना बनाए तो मेरे ख्याल में ये पॉसिबल नहीं। अच्छा, यहाँ जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट उन्होंने लिखा है कि शरपसंद अनासिर, और शरपसंद अनासिर किनको कहा है कि जो मजहबी तौर पर शरपसंदी कर रहे हैं। ऐसे बहुत अच्छी बात है, आप इनको कटहरे में लाएं, इनको कानून के सामने पेश करें, पता चले कि इनके पुष्पनाही कौन कर रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है। बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो ऐसे चल रहे हैं। अच्छा, मौजूदा जब हालात हैं, इसमें मुहर्रम उल हराम बिल्कुल अनकरीब आ चुका है। कुछ दिन पहले आपने तहफ़्फ़ुज़ इस्लाम बिल पेश किया, आपकी पंजाब असम्बली से पास हुआ। उसके बाद सोशल मीडिया पे जो चीज़ें आ रही हैं, इस वक्त तहफ़्फ़ुज़ इस्लाम बिल आ रहा है और मुहर्रम उल हराम आ रहा है। इस पर अब बहुत सख्ती करने की ज़रूरत है। अगर मुहर्रम उल हराम ने अमन और अमान का क़याम आपने मुमकिन बनाना है तो मेरे ख्याल में सोशल मीडिया पर जो चलने वाले पेजेस हैं उनको बर वक्त उनके खिलाफ कार्रवाई करने की ज़रूरत है। ये जो मजहबी मुनाफरत होती है बहुत आगे तक चली जाती है। हमने माजी में तारीख का हिस्सा है हमारे मुल्क में कि जब ये मामला चलते हैं तो बहुत सारे आगे बातें निकल जाती हैं, फिर उनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए ठीक कहा कि सीएम साहब ने कि इनको कंट्रोल करना चाहिए। अच्छा, बात यह है कि इनको कंट्रोल आप कैसे कर सकते हैं। बिल्कुल, आप हर बंदे की मॉनिटरिंग नहीं कर सकते, लेकिन कानून नाफिज करने वाले इदारों के पास डाटा जरूर मौजूद होता है कि कौन कौन सा ग्रुप चला रहा है, कौन सोशल मीडिया के पेजेस चला रहा है, किस तरह ये चीज़ें चल रही हैं, तो आप उनको पकड़ लें। मुहर्रम उल हराम में जो उलमा इकराम हैं जिन पर ये होते हैं कि हम उनको 4th शेड्यूल में शामिल कर देते हैं, उनको तकरीर की इजाज़त नहीं है, मजलिस पढ़ने की इजाज़त नहीं है, तो हम उनको उलमा इकराम को तो रोक सकते हैं, तो इन लोगों को क्यों नहीं रोक सकते जो आम शहरी हैं? बिल्कुल सही कहा। जो मजहब के नाम पर आपके मुआशरे में शरपसंदी का बाइस बन रहे हैं,
ये मेरे ख्याल में गुड डिसीजन है और बहुत जल्दी इस पर इकदाम करने की जरूरत है, चूंकि मुहर्रम उल हराम बहुत करीब आन पहुंचा है। इसमें अमन का क़याम जो है बहुत जरूरी। आए देखें, महकमा औकाफ व मज़हबी अमूर पंजाब की जानिब से वफूद भेजे गए मुख्तलिफ इजला में 3 आपने ग्रुप्स बनाए हैं, जिसमें मुफ्ती मोहम्मद रमज़ान सियालवी दाता दरबार के खतीब हैं, मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद बादशाही की मस्जिद के खतीब हैं, मौलाना इसाक साकी साबिक खतीब हैं। ये क्या करेंगे, आरपीओस, डीपीओस और मुतलका इंतजामिया से मिलेंगे और मुकामी उलमा इकराम से मुलाकातें करेंगे, सेमिनार्स करेंगे, लोगों को आगाही देंगे कि हमें बैनुल मसालिक हम आहंगी पर रहना है, इसलिए सोशल मीडिया को साथ कंट्रोल करेंगे तो मेरे ख्याल में हालात बिल्कुल चीजें मैनेज होंगी। और यही वो वक्त है कि इस चीज को जो है अब आपको देखना भी है, सिर्फ क्रैकडाउन तक या अहकामात तक बात नहीं करनी, इंप्लीमेंट भी करना है। थैंक यू सो मच शाहिद सफरा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, ब्रेक का वक्त हुआ है, शो में दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। जी तो नाज़रीन, अहम खबर आपने जानी। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करने वाले हैं पीएचए की कारकर्दगी के हवाले से। शहर लाहौर को कहा जाता है कि शहर लाहौर बागों का शहर है, और अभी हम जो सूरत हाल देख रहे हैं, हम ग्रीन बेल्ट्स की अगर मैं बात करूं तो उस तरह से हमें हरी भरी नजर नहीं आ रही हैं। उसकी रीजन क्या है और क्या क्या पीएचए नए प्रोजेक्ट ला रहा है बागों के शहर के लिए, इस पे हम बात करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं, वाइस चेयरमैन पीएचए हाफिज ज़ीशान साहब, खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच। बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो बताइएगा, शहर लाहौर में हमने बागों का शहर शहर लाहौर को कहते हैं, तो कुछ बाग उस तरह से हरे भरे नजर नहीं आ रहे, क्या वजह है? वो एक तो आपने मॉर्निंग शो को भी वो करंट इश्यूज पे प्रोग्राम बना दिया। अच्छा, मुझे लगता है कि आपने फिर अच्छी तरह आप रिव्यू करें जितनी अच्छा, ग्रीन शहर का रिव्यू अगर आपके सिटी 42 नहीं कर सकता या सिटी 42 ने नहीं किया तो मेरे ख्याल से इंसाफ नहीं है। आपको हम खुद चले, मैं खुद शहर में हर जगह फिरती हूँ, तो वो जो हरा भरा ग्रीन बेल्ट्स हर तरफ नजर आती थी, एक्चुअली वैसा नहीं है। अब आप मेरी बात से इत्तफाक करें ना करें। अच्छा, मैं आपको इसके दो बुनियादी टेक्निकल दो वजूहात बताता हूँ। एक तो मौसम बहार गुजरा अभी, मौसम बहार में आपको हर जगह पे फूल नज़र आते हैं। चूँकि अब ये सीज़न नहीं है तो शायद एक वजह तो ये है कि आपको उस तरह वो अट्रैक्ट अपील नहीं करता जिस तरह होना चाहिए था, या जिस तरह हमने मार्च तक ये सीज़न देखा। लेकिन जितनी तवज्जो हमने अब ग्रीन बेल्ट्स पे, पार्कों पे देनी शुरू की है, मेरा ख्याल है कि पिछले 2 सालों में भी हमने इतनी तवज्जो नहीं दी। हमने अफरादी कुव्वत पूरी की, जो हमारी लेबर कम थी वो पूरी की, अमले की छुट्टियां रीशेड्यूल की, अब हफ्ते में 1 छुट्टी दी जाती है। उसके बाद जितने वसाइल थे, मिसाल के तौर पे हमारे पास गाड़ियों की कमी थी, वाटर लारियां जिसको कहते हैं, उनकी कमी थी, स्टाफ की कमी थी, वो सारी कमी कोताहियाँ हमने ख़त्म कर दी और अब भरपूर अंदाज में पीएचए लाहौर परफॉर्म कर रहा है। बल्कि मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाहता हूँ कि अभी हमारे जो डायरेक्टर जनरल तब्दील हुए, उसकी बुनियादी वजह ये थी कि कुछ चीज़ों की निशानदेही खुद सीएम ने की थी। अब तो सीएम साहब खुद मॉनिटरिंग करते हैं, 1-2 दिन बाद वो हमारे मसाइल की निशानदेही भी बहुत करते हैं। ज़बरदस्त चीज़ है ये कि सीएम साहब खुद इस चीज़ को जो है वो एक्टिवली देख रहे हैं। मुझे हाफिज साहब ये बताएगा, प्रायोरिटीज़ क्या है? हमने देखा कि पोश इलाकों में सबसे पहले ग्रीन बेल्ट्स की तरफ तवज्जो दी जाती थी, उसके बाद शहर के दीगर इलाकों में। अभी पोश इलाकों में भी सिर्फ मैं अगर ग्रीन बेल्ट्स की बात करूँ तो वहाँ पर हमें वो लुक्स नज़र नहीं आ रही हैं। क्या क्या प्रायोरिटी है आपकी, क्या क्या कैटेगरीज हैं, किस तरह से काम किया जाएगा? देखिए, हमने 3 तो इनकलाबी प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, लेकिन सबसे पहले जो आपने पोश एरिया और पसमानदा इलाकों की बात की, तो उसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 2 साल पहले जब हम लोग आए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आई, तो हमने न सिर्फ पोश इलाकों को बल्कि जो पसमानदा इलाके थे जैसे अंदरून के, हमने फूड स्ट्रीट को बहाल करने के लिए इकदाम शुरू किए। वहाँ हर जोन में, लाहौर को हमने 7 जोन में तकसीम किया, हर जोन में आइडियल पार्क के नाम से हमने एक पार्क डेवलप करना शुरू किए हैं, जो तकमील के आखिरी मराहिल में तकरीबन पहुंच गए हैं। सही सही। दूसरा, जो आने वाली नस्लों के लिए, जो हमने अपने आने वाली नस्लों के लिए तैयारी की है, वो एक मियावाकी जंगलात, हम जो मसनूई जंगलात लगा रहे हैं। चूंकि आपने देखा कि पूरा लाहौर लेंटर ज़दा है, मेट्रो की शक्ल में देख लें, ऑरेंज लाइन की शक्ल, ग्रे स्ट्रक्चर बन गया पूरे लाहौर में, लेकिन ग्रीन एरिया को बुरी तरह नज़रअंदाज किया गया, बल्कि ग्रीन एरिया को ख़त्म करके ग्रे स्ट्रक्चर खड़े किए गए। तो हमने कम जगह चूँकि हमारे पास अवेलेबल थी, हमने उसके लिए मुतबादल ये प्लान किया कि हम मियावाकी जापान की एक टेक्निक को लाहौर में लागू कर रहे हैं। तकरीबन 51 मुकामात पे हम मसनूई जंगलात लगा रहे हैं। अब ये कम एक कनाल के ऊपर, चूंकि ये एक टेक्निक थी जापान से लिए मंगवाई गई,
सारी रिसर्च पूरी दुनिया में अब ये प्रैक्टिस चल रही है, वहाँ पे एक कनाल पे 1125 दरख्त लगाए जाते हैं। चूंकि उनमें स्पेस बहुत कम होती है, तो आप आज से 3 साल बाद जब अगर मौका मिला आप और मैं बैठे, तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि आपको लाहौर का जो फिजाई मंजर है वो बड़ा दिलफ्रेब और बड़ा अच्छा नजर आएगा। आई होप कि ऐसा ही अच्छा, हो। एक बात हो, हमारी गवर्नमेंट की जो पॉलिसी थी वो ये थी कि परिंदे, रूठे परिंदे हम वापस लाएं, तितलियां हम वापस लाएं। आप देखें कि शहद की मक्खियां नायाब हो गई, शहद नहीं मिलता। वहां पे आपको शहद भी मिलेगा। एक कनाल पे जो हम 1125 दरख्त लगाते हैं, 1125 दरख्तों में 50 से ज्यादा इकसाम मौजूद होती हैं जो परिंदों के लिए लगाई गई हैं, जो शहद की मक्खियां वहां पे आया करेंगी। आपको बिल्कुल वही माहौल नजर आएगा जो भी है। हमारी पोल्यूशन यहाँ पर शहर में इस कदर बढ़ गई है, अब इसमें भी आप लोगों ने बैठ के एक टेबल टॉक करनी है ना, सजेशंस लेनी है कि इसको किस तरह से कम किया जा सकता है। ये जो मियावाकी टेक्निक थी, इसको इसलिए अपनाया गया कि शहर में स्पेस कम थी, तो हमने कम वॉल्यूम पे एक जंगलात लगाने का जो मंसूबा शुरू किया, उसकी बुनियाद ये थी स्मोक का खात्मा। आपने देखा कि बदकिस्मती से पिछले को 3-4 साल से स्मोक भी एक नई चीज आ गई। सांस की बीमारियां, गले की बीमारियां, अब ये पोल्यूशन की वजह से ही था। और पोल्यूशन को कम करने के लिए हमने जितनी रिसर्च की उसमें सबसे बेहतर चीज थी मियावाकी जंगलात। उसी पे हम काम कर रहे हैं। सही। क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान मुहिम, जितना इसका नारा सुना था कहीं ना कहीं अब कम होती नजर आ रही है। वजूहात इसकी क्या है? बिलियन ट्री सुनामी नारा लगाया गया, कहाँ गए ये मंसूबे, किस तरह से इस पे अब एक्टिव हैं, क्या प्लान किया जा रहा है इस पे? अच्छा, आप ये देखें कि हमने अभी हालिया दिनों में जो शजरकारी मुहिम शुरू की, उसमें सिर्फ हम एक दिन में 50,000 से ज़ायद दरख्त लाहौर में लगवाए। उसमें जर्नलिस्ट हजरात भी थे, सीनियर सहाफ़ी भी थे, उसमें फ़नकार भी थे, उसमें अदीब भी थे, उसमें शायर भी थे, उसमें ब्यूरोक्रेट भी थे। हर डिपार्टमेंट की नुमाइंदगी वहाँ पे हुई। हमने एक दिन में सिर्फ 50,000 से ज़ायद दरख्त लगाए, और ये हमारे माहौल दोस्त दरख्त थे। हमने 2 साल के दौरान 6,75,000 से ज़ायद दरख्त लगाए हैं, और दिसंबर तक का टारगेट है हमारा 10 लाख को पूरा करना। सही। तो इस पे काम तो बहुत सीरियसली हम कर रहे हैं, बल्कि प्लांट्स को इसकी ये जो तहरीक है, ये हम शजरकारी की, इसको आम आदमी तक लेके जा रहे हैं। अभी लॉकडाउन से पहले सिटी 42 और PHA के तामुन से हमने मुख्तलिफ तालीमी इदारों में एक कैंपेन शुरू की, वहाँ पे जंगलात लगाना शुरू किए, दरख्त लगाना शुरू किए। लेकिन वो कोरोना के बायस और लॉकडाउन की वजह से वो नहीं हम आगे लेके जा सके। लेकिन हमने तो इसको आम शहरी तक पहुँचाया। अब हर बंदे को, हर बशर 2 शजर के नाम पे 2-2 दरख्त दिए जा रहे हैं मुफ्त, ताकि वो अपने बच्चों के नाम पे लगाएं, अपने नाम पे लगाएं, अपने पेरेंट्स के नाम पे लगाएं। काम तो बहुत ज्यादा हुआ। अब अगर मैं माजी की बात करूं तो पिछले 2 साल में, अच्छा मुझे कुछ इसकी डिटेल्स बताइएगा। आपने जिक्र किया 1 बशर 2 शजर, तो ये जो लोगों में पौधे तकसीम किए जा रहे हैं, किस तरह से किए जा रहे हैं? ये भी क्या कोई प्रॉपर कैंपेन है जिसको शुरू किया जा रहा है? देखिए, हमने पिछले साल 35,000 दरख्त जो कम अज कम 6 फीट हाइट के थे वो शहरियों में तकसीम किए। सही। इस दफ़ा चूंकि हमारा अपना टारगेट बहुत ज़्यादा था, इस दफ़ा हमने 40,000 प्लांट्स शहरियों में तकसीम कर रहे हैं। सही। ये पूरे लाहौर में मुख्तलिफ, जैसे अल्लामा इकबाल टाउन में, जैसे भाटी गेट में, जैसे रेस कोर्स पार्क के बाहर, हर जगह पे लाहौर में आपको ये हमारे कैंप्स नज़र आएंगे जहाँ से शहरी मुफ्त अपनी मर्जी का पौधा ले सकते हैं। सही। तो शहरियों के लिए ये एक अच्छी चीज़ है, गुड न्यूज़ है। शहरी जो कैंप्स लगाए गए हैं वहाँ पर जा सकते हैं और अपनी मर्जी से वहाँ से पौधे भी खरीद सकते हैं। गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन, ब्रेक में मुझे जाना है, ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं आपको। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। जी तो नाज़रीन, अहम खबरें आपने जानी, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। हाफिज ज़ीशान साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हम बात कर रहे हैं शहर लाहौर के बारे में, शहर लाहौर को सरसब्ज बनाने के बारे में, हरा भरा बनाने के बारे में। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। हाफिज साहब, मुझे ये बताएगा, हालात PHA के कुछ ओवरऑल देखें ख़राब हैं, रेवेन्यू जनरेशन जो है वो कम होती जा रही है, इसकी वजूहात क्या हैं? देखिए, एक तो हमने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से रिक्वेस्ट की थी कि हमारा जो बजट है उसमें 4200 मिलियन आप कर दें। तो गवर्नमेंट ने, चूँकि कोरोना के बायस, बल्कि लाहौर पंजाब गवर्नमेंट नहीं बल्कि पूरी दुनिया के जो माशी हालात थे वो नीचे आए, ऑब्वियसली, तो हमें 1900 मिलियन की अदायगी की गई। हमने अपने ऑन सोर्स से जो जनरेट करना था वो 1000 मिलियन था। अब मैंने पर्सनली पिछले 10 दिन पहले CM साहब को एक ख़त लिखा और उनसे रिक्वेस्ट की कि ज़रा रिव्यू कर लें आप बजट जो आपने एलोकेट किया है।
इससे पहले हमारी एक कोर कमेटी बनी जिसका बुनियादी टास्क ये था कि वो रेवेन्यू बढ़ाए, रिफॉर्म्स लेके आए, पीएचएस, ऑल पीएचएस पंजाब की, ठीक है, मैं उसका एडमिन भी हूँ पूरे पीएचएस पंजाब का। तो हमने अपनी रिफॉर्म्स पे काम किया। जो चीफ मिनिस्टर साहब का रिप्लाई आया वो ये था कि जो पंजाब की कोर कमेटी बनाई गई है, जो उनकी सिफारिशात हैं, अगर आप उस पर इम्प्लीमेंट कर लें तो आपका रेवेन्यू वो बढ़ जाएगा, अल्टीमेटली बढ़ जाएगा। ठीक है, मुश्किलात तो बहुत है। आपने देखा है कि कोरोना के बाइस हमारा सबसे बड़ा जो हमारा सोर्स ऑफ इनकम है वो तो एक एडवर्टाइजमेंट है सारी, चूंकि बिजनेस एक्टिविटी नहीं रही तो ये इंडस्ट्री भी बुरी तरह मुतासर हुई। जो अदायगियाँ थी उसमें तखीर का सामना है, तो मुश्किलात तो बहुत सारी हैं। लेकिन हमने मुतबादल तरीका ये अपनाया कि एक तो अब हमने हॉर्टिकल्चर से कैसे अर्निंग की जा सकती है, हम वो उस पर प्लानिंग कर रहे हैं। दूसरा, हमने अपने अखराजात को कम किया है जो पेट्रोल की मद में थे, बाकी जो मामला थे। फिर दूसरा, जैसे ये रिंग रोड आप देख रहे हैं कि पूरा प्लांटेशन हो रही है, इसकी रकम हमें अदायगी नहीं की गई, वो हमने, अब बहुत सारी चीज़ें बेहतर हैं। इंशाल्लाह मेरा ख्याल है कि अगले 2 महीने में रिकवरी का अमल भी मुकम्मल हो जाएगा। अच्छा, और पंजाब गवर्नमेंट भी हमें मज़ीद फंड्स देगी। आपके इंतहाई जो है वो मैं कहूँगी कि एक पॉवर्टी की लाइन से भी नीचे हैं, ऐसा क्यों है? हालांकि ये वो लोग हैं जो कि एक्चुअली बहुत मेहनत करते हैं, जिनको टाइम टू टाइम अपग्रेड भी करना चाहिए। जितने भी आपके लोग हैं वो हमेशा हमें लगता है कहीं ना कहीं उनको नजरअंदाज किया जा रहा है, तो उनके लिए भी आवाज बुलंद करना आप लोगों मैं आपको बताता हूँ। एक तो आप चूंकि सिटी 42 बड़ा मुतहरक चैनल है, आप अपने बीट रिपोर्टर से पूछे कि बतौर वाइस चेयरमैन मेरे दरवाजा कभी बंद नहीं हुआ, मैं मालियों की भी बात सुनता हूँ। हमने इनके लिए सबसे पहला काम जो मैंने जाती तौर पे किया वो इनको मालियों से बागबान करवाया ताकि रिस्पेक्ट का एलिमेंट रहे। दूसरा, इनको जो रेगुलर करने वाला अमल था, हमने एक सीनियरिटी लिस्ट के मुताबिक पिछले 2 माह पहले लेटर तकसीम किए जिसमें 402 लोगों को रेगुलर किया गया। अब इसमें अलमिया ये है कि मुझे ये कहते हुए बड़ी तकलीफ हो रही है, हालांकि ये बात शायद मॉर्निंग शो की बनती नहीं है, ये क्रिटिसाइज नहीं मैं कर रहा, लेकिन जब हम आए तो सबसे पहले हमने ये देखा कि जो मुस्लिम लीग नून के वुज़रा थे, जो अरकान असम्बली थे, उनके घर के 2-2, 4-4, 5-5 मुलाजम जो थे, उनकी तनख्वाहें पीएचए से अदा की जाती थी। अच्छा, घर वो मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के घरों में काम करते थे, उनके जाती मुलाजम थे, तनख्वाहें वो पीएचए से लेते थे। अच्छा, हमने 1600 लोगों को फायर किया जो पीएचए में कभी उनका सिर्फ तनख्वाहों के फाइनेंस में उनका रिकॉर्ड था, अदरवाइज वो कहीं किसी जगह पे कोई काम नहीं किया था। तो ऐसे जब मामला, इसको भी आप सियासत की नज़र कर दें, आप सियासी भर्तियां शुरू कर दें कम वसाइल के बाद, एक तो उसके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा था। लेकिन हम जब के आए हैं, चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रोज़गार देने की बात की तो हमने लोगों को रेगुलर भी किया। आइंदा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग जो इसी महीने में मुतवक्का है, मजीद हम लोगों को रेगुलर कर रहे हैं। सही, तो ये एक अच्छा इकदाम उठाया जा रहा है। मुझे ये बताइएगा, अब एक बहुत बड़ा मसला शहर का ये था कि पानी की सतह ज़ेरे ज़मीन कम होती चली जा रही थी। उसके लिए ऑप्शन एक ये भी दी गई थी कि ग्रीन बेल्ट्स को रोड के लेवल पे किया जाए। हमारी सारी ग्रीन बेल्ट्स जो हैं वो रोड से बहुत ज़्यादा ऊपर हैं, जिसकी वजह से बारिशी पानी भी उस तरह से स्टोर नहीं हो पाता। तो इसके लिए कुछ किया जा रहा है? 2 बातें मैं आपसे करना चाहता हूँ। एक तो आप देखें कि आपने तहरीक इंसाफ की हुकूमत से पहले कभी प्लांटेशन, शजरकारी, ग्रीन क्लीन लाहौर कभी नहीं सुना था। दूसरा, आप देखें कि वजीर आजम ने हर फोरम पे बात की जो हमें पानी की कमी का सामना है। आप ये देखें कि एक तो बागे जनाब में ज़ेरे तामीर मंसूबा है, फिर आपने देखा लक्ष्मी चौक में हमने पानी को महफूज करने का, बारिशी पानी को महफूज करने का एक टैंकर्स बनाए। एक तो पानी को महफूज, बारिशी पानी को महफूज करने के लिए हम मुख्तलिफ लाहौर के मुख्तलिफ मुकामात पे ये ऑलरेडी कर रहे हैं, वो आपने रिपोर्ट भी की, आपके नोटिस में भी है। दूसरा, ग्रीन बेल्ट्स को, ये मैं इस फॉरम पे मेरा ख्याल है कि दूसरी दफ़ा ये बात करने लगा हूँ, पिछली दफ़ा भी मैंने आपसे ये बात की थी। हमने लाहौर की ग्रीन बेल्ट्स को सड़क के बराबर या सड़क से नीचे करने का अमल शुरू कर दिया है। बहुत ज़्यादा हद तक हो भी गई हैं, लेकिन इंशाल्लाह विद इन 6 मंथ्स ये मुकम्मल हो जाएंगी। ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि पूरी दुनिया में इस तरह नहीं होता कि वो ग्रीन बेल्ट्स जो हैं वो ऊपर हो, रोड्स नीचे हो, बारिशी पानी महफूज नहीं होता बल्कि वो नदी नालों की। अच्छा, मुझे ये बताएगा, ये भी एक टास्क है कि अगर आप ग्रीन बेल्ट्स रोड के इक्वली भी कर देते हैं, फिर उनकी सफाई, उनकी प्लांटेशन, ये भी एक चैलेंज बन जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ ऑब्वियसली अनफॉर्चुनेटली मैं तो ये कहूँगी कि शहरियों के रवैये भी अच्छे नहीं है, हम उस तरह से चीज़ों का मेरा ख्याल है कि अगर लोग अपनी जिम्मेदारी पूरी कर लें तो पीएचए का काम, LWMC का काम, वासा का काम बहुत हद तक
कम हो सकता है। सही सही। हमें अपने इनफरादी तौर पे अपने आप को बिल्कुल दुरुस्त अपनी करना भी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे। कुछ लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए मुझे बताएगा पार्क्स कौन कौन से खुले हैं। सभी लोग ये क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि अगर हम फलां पार्क में जाएं तो वो खुला है नहीं खुला है, एसओपीस, टाइमिंग, ये सब चीजें मुझे बताएगा शहर के जितने हमारे बड़े पार्क हैं। एसओपीस के मुताबिक तमाम पार्क लाहौर के छोटे बड़े पब्लिक के लिए ओपन है। ठीक है, मास्क पहन के आया जाए, बल्कि हमने ये किया है कि जितने दाखिली रास्ते थे उन सभी पे हमने वाटर टैंकर्स भी रखे हैं, हाथ धोने के लिए, सैनिटाइज करने के लिए। मास्क के बगैर एंट्री नहीं है। ठीक है। रात 8 बजे तक आप बिल्कुल आ सकते हैं। 10 बजे पार्क, जो बड़े पार्क है हमारे, उसको क्लोज करना होता है। 8 बजे तक एंट्री करते हैं। तमाम पार्क खुले हैं। ठीक है जी, मॉर्निंग वॉक के लिए भी, तफरी के लिए भी, कैंटीन्स भी खुली हैं, झूले भी खुले हैं, सब ठीक हो गए। ठीक है जी, ये सब चीजें जो हैं वो तो खुली हैं, लेकिन शहरियों से बार बार रिक्वेस्ट ये है कि पब्लिक प्लेसेस पे, पब्लिक पार्क पे जरूर आप जाएं, लेकिन एसओपीस का ख्याल रखें, क्योंकि जहां कहीं पे ये लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा कर रहे हैं वहीं पर आप लोगों का ताउन बहुत ज्यादा जरूरत है। हाफिज साहब, मैसेज क्या देना चाहेंगे लाहौरियों को? देखिए, मैं एक तो जो ग्रीन एंड क्लीन पाकिस्तान मुहिम प्राइम मिनिस्टर की कॉल पे हमने शुरू की, ये ज़रूरी नहीं है। मैं आपको एक बड़ी वाज़ह बात बताना चाहता हूँ कि पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर का बुनियादी काम ब्यूटिफिकेशन ऑफ लाहौर है। लाहौर की खूबसूरती काम है। प्लांटेशन बेसिक काम जंगलात का है, लेकिन हमने लाहौर में सबसे ज़्यादा दरख्त लगाए, इवन के जंगलात से भी ज़्यादा। तो मैं आज सिटी 42 के इस प्लेटफॉर्म पे शहरियों से अपील करता हूँ कि आप इंतज़ार किए बगैर अपने पेरेंट्स के नाम पे, अपने बच्चों के नाम पे दरख्त लगा लें। और यही मेरे ख्याल से बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। अगर आपने अपने शहर को साफ सुथरा रखना है, हरा भरा रखना है, तो सबको मिलकर अपना किरदार अदा करना होगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। नाज़रीन, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ ही रहिएगा। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे और हम कोशिश करते रहते हैं कि कुछ नई नई चीज़ें हम अपने नाजरीन के साथ शेयर करते रहें। टैलेंट की पाकिस्तान में कमी नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि एक्चुअली लोगों को पता ही नहीं होती हैं कि ऐसा भी कोई टैलेंट है, ऐसे भी हमारे यहाँ फ़नकार मौजूद हैं। तो जब हम टैलेंट की बात करते हैं तो कुछ ऐसा टैलेंट हम हमेशा कोशिश करते हैं कि आपके सामने लेकर आएँ जो आपने पहले कभी नहीं देखा। ऐसी एक मेहमान स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है जिनका तारुफ मैं आपके साथ कराना चाहूँगी। हुसैन जमील, जिनका ताल्लुक लाहौर से है, विजुअल आर्टिस्ट हैं। हुसैन जमील के बारे में मैं आपको ये भी बताती चलूं जी, BNU से इन्होंने आर्ट और डिजाइन में मास्टर्स भी किया है और शीशे से ये बड़े जबरदस्त किस्म के फन का मुजाहरा इन्होंने किया। वो किस तरह से इन्होंने कर लिया, इन्हीं से जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम हुसैन। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आपका? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो बताइएगा कि आर्ट और डिजाइन में आपने मास्टर्स किया है और ये जो शीशे के फन पारे आप इतने जबरदस्त बना लेते हैं, कैसे कर लेते हैं? ये तो बेसिकली मेरा शुरू से जो काम है वो ऑब्जर्वेशन बेस्ड काम चलता आ रहा है। ऑब्जर्वेशन ही आपको पता है सारी चीज़ें हैं। तो मेरा मास्टर्स का जो रिसर्च थी वो सारी मिरर्स के साथ निकल आई। मैं बेसिकली एक्सप्रेशंस को ऑब्जर्व कर रहा था, ह्यूमन एक्सप्रेशंस देख रहा था कि ह्यूमन कैसे बिहेव करते हैं, इवन पर्सनालिटीज़ में कैसे बिहेव करते हैं। लाइक पर्सोना की बात करता हूँ, पर्सोना कैसे हम लोग चेंज करते हैं। पर्सोना इज़ अ मेंटल डिसऑर्डर। तो पर्सोना बेसिकली हम लोग अपने फेसेस मास्क पहनते हैं बेसिकली। तो वो जो एक्सप्रेशन की मास्क हम लेके चल रहे होते हैं, आपके सामने डिफरेंट एक्ट करता हूँ मैं, इवन अपने पेरेंट्स के सामने डिफरेंट हूँ। तो वो मेरे लिए वो बड़ा एक अच्छा एक पॉइंट मिला मुझे कि यार वो मैं अपने आप को हर कोई अपने आप को डेली मिरर में देखता है। तो मिरर में जब अपने आप को सुबह सुबह बंदा देखता है तो वो एक रियलिटी होती भी है और नहीं भी होती, एक इल्यूजन होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो उसी से मैंने कॉन्सेप्ट निकाला कि बेसिकली ये जो है अच्छा, कुछ हम नाजरीन को अपने जो स्क्रीन पे आपका ये काम दिखा रहे हैं, ये एक्चुअली हकीकत है, इल्यूजन है, ये है क्या? किस तरह से आप इसको डिस्क्राइब करेंगे? मुझे तो सीरियसली कुछ ऐसा समझ नहीं आ रहा। ये इल्यूजन है बेसिकली। ये मिरर की साथ वाली हम लोग स्टेनलेस स्टील की कोटिंग करता हूँ मैं इस पे। इसके साथ जो है बेसिक कुछ हैमरिंग टेक्निक्स हैं वो यूज़ करता हूँ मैं बेसिकली। कुछ जो है वो पोर्ट्रेचर मैंने इवन ड्रॉ करना शुरू किया मेटल के ऊपर। ये कुछ मेरे लिए भी एक नई इनोवेशन थी कि कैसे मैं एक मटेरियल को डिफरेंट तरीके से और ये तो बहुत ज़बरदस्त है। एक्चुअली ऐसा लग रहा है जैसे वो पूरी तस्वीर जो है वो बिल्कुल हिल रही है, लेकिन एक्चुअली ऐसा है नहीं, जैसे कि आपने बताया इल्यूजन है। अच्छा, ये बहुत मुनफरिद आइडिया है और आई मस्ट से कि बिल्कुल ही डिफरेंट चीज़ है। कैसे आपके माइंड में आया? कोई इंस्पिरेशन थी क्या? इंस्पिरेशन तो शुरू से चलती आ रही है। लाइक मैंने जब आपको पता होगा कि वो केक के बेस के नीचे जो पीस एक बचता है उसमें आपका रिफ्लेक्शन मुझे नज़र आया, मेरा अपना रिफ्लेक्शन उसके अंदर नज़र आया।
तो उसी से स्टोरी बिल्ट हुई और वो वहाँ से मैंने देखा कि इसकी आर्काइवल क्वालिटी नहीं है, इसकी लाइफ बहुत कम है, तो उसको मैं स्टेनलेस स्टील पे लेके गया, मैं उसको इवन और एक्सप्लोर किया कि कैसे ये जो एक अपना कैरिकेचर कितना कीनली आपने चीज़ों को ऑब्जर्व किया, आई मस्ट से। इसके लिए टाइम कितना लगा इस लेवल तक पहुंचना, इस लेवल की ज़बरदस्त चीज़ें तैयार कर लेना? ऑब्वियसली इसके लिए टाइम पूरा दरकार। बिल्कुल, एक एक पीस पे मेरा 3 मंथ्स लगता है, मतलब किसी में कुछ 2 मंथ्स लगते हैं, कुछ किसी में 3 मंथ्स लगते हैं, तो वो डिफरेंट साइजेस के ऊपर डिपेंड करता है। तो कभी ये नहीं सोचा कि प्रॉपर इसके लिए कोई ऐसी नुमाइश का इस्तेमाल करना नहीं, मेरी चाहिए, लोगों एग्जीबिशन को होती दिखाना चाहिए? जी, मेरी एग्जीबिशन होती है। मेरा इवन रिसेंट शो था कोरोना से पहले कराची कैनवस गैलरी के अंदर, और उसमें काफ़ी अच्छा एक रिस्पांस भी मिला अब मुझे। तो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म आपके पास इतना जबरदस्त है कि लोग 1 मिनट में आपको रिस्पांस देते थे। फीडबैक कैसा आता है? फीडबैक तो बहुत अच्छा है, इवन कुछ काम सेल्स भी होते हैं, इवन कुछ काम मतलब बायर जो है बड़े इंटरेस्ट से लेते हैं, कुछ कलेक्टर्स हैं बहुत पुराने, उन लोगों के पास भी काम गया है, तो बड़ा अच्छा लगता है कि आपको एक और जब आपका काम इस तरह से पसंद किया जाता है, पजीराई होती है ना, तो कुछ नया करने की जुस्तजू हो जाती है। तो इससे हटके इसी से कुछ नई चीजें निकालने की कोशिश भी ऑब्वियसली आप करते रहते हो? बिल्कुल, मैं इवन अब 3D ऑब्जेक्ट्स की तरफ जा रहा हूँ कि 3D ऑब्जेक्ट्स कैसे हो सकते हैं। लाइक हमारे जिस तरह पुराने तरीके चल रहे हैं, मोनूमेंट्स बनाते हैं लोग, तो मेटल में कैसे एक 3D ऑब्जेक्ट बन सकता है, मोनूमेंट्स में कैसी चीज़ें आ सकती हैं। तो इसी तरह की मैंने सीलिंग में कुछ चीज़ें अभी सोची हुई हैं कि सीलिंग में कैसी चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं। ज़बरदस्त। अच्छा, ये बहुत कम लोग इन चीज़ों को समझते हैं, सिर्फ ज़ौक रखने वाले, कीनली चीज़ों को ऑब्जर्व करने वाले। तो आप क्या समझते हैं, कहीं ना कहीं ये लोगों को बताना, समझाना कि वाकई ये एक आर्ट है, कुछ मुनफरिद है, कितना ज़रूरी है? बेसिकली आर्ट जो पिकासो ने कहा था कि कोई जैसे आप बर्ड्स की आवाज़ सुनते हैं तो वो बर्ड्स की आवाज़ आपको समझ नहीं आती, लेकिन वो सुनने में अच्छी लगती है। इसी तरह आर्ट भी है कि आर्ट आपको देखने में अच्छा लगता है और वो वही चीज़ होती है, उसको एक्सप्लेन करना। आपने क्या माइंड रख के वो चीज़ बनाई, जो चीज़ उसमें आप ऑब्जर्व कर रहे हैं वो हर आंख नहीं देख सकती है, बहुत मुश्किल हो जाता है समटाइम एक्सप्लेन करना। और आर्टिस्ट वही होता है जिसकी चीज़ें बनाई हुई एक्चुअली एकदम आप देख कर रुक जाते हैं और आपको इस तरह से चीज़ें समझ भी नहीं आ रही होती। कभी एक्सप्लेन करना पड़े अपनी चीज़ों को लोगों को कि ये इसमें मैं ये मैसेज देना चाह रहा हूँ? बिल्कुल, जिस तरह हम एग्जीबिशंस में जाते हैं तो वहाँ पे डिस्कशंस होना शुरू हो जाती हैं। वैसे तो आर्टिस्ट स्टेटमेंट लग जाती है तो उसमें लोग पढ़ लेते हैं कि क्या किस कॉन्सेप्ट पे बात हो रही है, किस आइडिया पे बात हो रही है। तो मिरर जो है वो छोटा आइडिया नहीं, वो एक बहुत बड़ा आइडिया है। हमारे हाथों को देख लें, ये भी एक तरह से मिरर है, हमारी आंखों को देखें, ये भी मिरर्स हैं। एक छोटा हम समझते हैं मिरर सिर्फ एक शीशे का नाम है, तो वो एक शीशा नहीं है, वो बहुत एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। अच्छा, जब हम मिरर की बात करते हैं ना तो उसमें कलर्स आपने ऐड किए हैं, उसकी मुझे बताइएगा क्या बेसिक टेक्निक है, कलर्स किस तरह से अट्रैक्ट करते हैं, कलर्स की सिलेक्शन, कौन से कलर्स आप ऐड कर रहे हैं, उसकी भी कोई रीज़न होती है? बिल्कुल, उसके पीछे एक कॉन्सेप्ट होता है कि कैसे हम लोग एक मिरर हमने बहुत पुराना देखता आ रहे हैं कि वो वाइट ही मिरर हम देख रहे हैं, तो उसमें मैंने कोशिश की कुछ टेंट्स ऐड किए हैं। लाइक ब्लू टेंट पे मैंने काम किया हुआ है, मैंने इवन एक गोल्डन टेंट करके देखा है। मैं ज़्यादा कलर में नहीं जाना चाह रहा क्योंकि वो फिर कलर थ्योरी एक ज़्यादा कॉन्सेप्ट बन जाती है, तो इसलिए फिर वो ऐसे थोड़े डिम कलर्स, थोड़े डिम रिफ्लेक्शंस जो हैं वो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो इंट्रोड्यूस करूँ मैं। और वो मिरर्स के अंदर जब वो मिरर होते हैं तो आप कहते हो कि ये ब्लू मिरर कभी उन्होंने देखा है? बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, बहुत कम लोग इस तरफ आ रहे हैं, इसकी वजह आप क्या समझते हैं? क्या कोई बहुत मुश्किल चीज़ है, कीनली ऑब्जर्व करने वाली चीज़ है, महंगी है, क्या वजह है कि लोगों का रुझान इस तरह से नहीं? असल में मटेरियल इंडस्ट्रियल है तो उस वजह से एक्सपेंसिव भी पड़ता है ये। आप इसकी टेक्निक्स आप सिर्फ, और अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ सपोर्ट करने वाला कोई नहीं होता, आपको अपने ओन पे सब कुछ करना होता है, अपने ओन पे आपको चलना होता है, आपको इवन मटेरियल खुद लेकर आना होता है। इवन एग्जीबिशन से पहले आपको कोई वो चीज़ें नहीं मिलती कि आप इस तरह से अपने मतलब कोई ग्रांट्स नहीं होते पाकिस्तान में, कहाँ ग्रांट्स हैं। अच्छा, फैमिली सपोर्ट करती है? क्योंकि सम टाइम आप इस तरह की जो चीज़ें कर रहे होते हैं ना जो एक्चुअली समझ से बाहर होती हैं, तो फैमिली कह रही होती है यार ये क्या कर रहे हो, कुछ और करना चाहिए, कभी ऐसा फीडबैक मिला है? फैमिली की क्या बात करूँ, फैमिली तो मेरे साथ शुरू से बहुत अच्छी है, मुझे इवन उन्होंने कभी किसी चीज़ से मना नहीं किया, फुल टाइम सपोर्टिव रही है वो। इवन जो है वो हमेशा से अप्रिशिएट करते आ रहे हैं, मेरी फैमिली जो है बहुत ज़्यादा करती है। तो उससे ये होता है कि मैं NCA में जब मेरा मास्टर्स था तो वो जब मेरा काम मतलब सॉर्ट हुआ तो मुझे समझ आई कि ये अर्निंग का एक प्रोसेस बन सकता है। बिल्कुल। तो उससे फिर BNU में जब मास्टर्स किया तो उसमें भी मेरा काम सोल्ड आउट हुआ, तो उससे मुझे ये समझ आ गई कि ये कुछ पीसेस जो चीज़ें हम करते हैं
उसकी कोई ना कोई ऑडियंस होती है। अच्छा, कुछ ये चीज़ें जो हम अपने नाजरीन को दिखा रहे हैं, इनको अगर आप एक्सप्लेन करना चाहें, अपने काम का लोगों को बताना चाहें, क्योंकि ये वाकई मुनफरिद है, सबसे अलग थलग है, तो लोगों को इसका पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल, ये जो है वो मिरर्स के साथ प्ले किया जा रहा है। आप इसमें देख सकते हैं ये डबल मिरर है। ये एक मिरर जो है वो आपको इन्वर्स करता है, एक आपको मतलब कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के साथ की चीज़ें। ये जिस टाइप रूम के कॉर्नर का पीस बनाया था मैंने, इसमें आपको बेसिकली टाइनी कर देता है। ये आप इसके करीब जाते हो आपको टाइनी, आप छोटे हो जाते हो। कुछ पीसेस ऐसे हैं आपको इन्वर्स कर देते हैं, आप जा रहे सामने होते हैं, मिरर आपको कभी उल्टा नहीं करता। आप इस मिरर के सामने जाते हैं तो ये आपको पूरे का पूरा उल्टा करके दिखा देता है। और ये इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं कि ना सिर्फ ये देखने में, बल्कि बहुत सारे लोग इससे जो एक्चुअली हम देखते हैं इंजॉय करते हुए भी नजर आते हैं। तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। थैंक यू सो मच हुसैन। बहुत बहुत मुनफरिद चीज़ें थी जो मैंने एक्चुअली देखी हैं आज, तो ऑब्वियसली हमारे देखने वाले नाजरीन को भी पसंद आया होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। विश गुड लक। इसी तरह से आप अच्छा काम करते रहे और इंशाल्लाह हम अपने नाजरीन के साथ शेयर करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे और हम बढ़ेंगे सेगमेंट्स की जानिब, जिसमें सबसे पहले डिफरेंट मोबाइल रेट्स क्या हैं वो मैं आपको बताऊंगी। हमारे पास आज सबसे पहला मोबाइल है Vivo V17 Pro और इसकी कीमत मैं आपको बताती चलूँ 66,999 रुपीज़ में आप खरीद सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट मोबाइल हमारे पास है Huawei Nova 3 और इसकी कीमत है 59,999 रुपीज़। LG V30 और इसकी कीमत है 74,999 रुपीज़। नेक्स्ट मोबाइल हमारे पास है जी Samsung Galaxy A70 59,999 रुपीज़ इसकी कीमत है। जी तो नाज़रीन, मोबाइल रेट आपने जान लिए, आगे बढ़ेंगे, अगला सेगमेंट शामिल कर लेते हैं जो कि है आज के भाव। मौजूद होंगे हसन अली, उनसे हम जान लेंगे कि सब्जियां किस कीमत पर आज मिल रही हैं। जी हसन, ओवर टू यू। जी बिल्कुल, एक तरफ तो हुकूमत जो है वो शहर में महंगाई कम करने के और आवाम को रिलीफ देने के दावे कर रही है, तो दूसरी तरफ अगर बात कीजिए सब्जियों कीमतों की, तो कीमतों में कोई कमी जो है वो नहीं देखी जा रही, बल्कि बेशतर सब्जियां ऐसी हैं कि जिनकी कीमतों में इजाफा कर दिया गया और 9 सब्जियां ऐसी हैं कि जिनकी कीमतों में सरकारी निर्खनामे में इजाफा किया गया। अगर टमाटर की कीमत की बात की जाए तो टमाटर की कीमत में जो गुज़िश्ता दिनों कमी देखी गई थी वो कमी बरकरार नहीं रह सकी और एक मरतबा फिर से टमाटर की कीमत में इजाफा जो है वो कर दिया गया है। और इस वक्त शहर के मुख्तलिफ इलाकों में टमाटर जो है वो 100 से 120 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है, प्याज जो है वो 50 से 60 रुपये में फ़रोख्त हो रहे हैं, आलू जो है वो 70 से 90 रुपये, जबकि लहसन जो है चाइना का लहसन वो 250 रुपये और अदरक जो है वो 500 से लेकर 530 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। इस तरह से लीमू जो है वो 150 रुपये से लेकर और 180 रुपये तक फ़रोख्त किए जा रहे हैं। शहरियों का यही कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि वो कम अज़ कम अपनी महंगाई कंट्रोल नहीं कर सकती तो अपने जारी करदा सरकारी निर्खनामे के मुताबिक शहर भर में सब्जियों की फ़रोख्त को यकीनी बनाएं ताकि आम शहरियों को, आम सार्फिन को महंगाई के इस दौर में रिलीफ मिल सके। जबकि दूसरी तरफ जो सब्ज़ी फ़रोश हैं वो यही कहते नज़र आते हैं कि जब तक कीमतों को, मंडियों में कीमतों को कंट्रोल नहीं किया जाएगा उस वक्त तक सरकारी निर्खनामा जो है उस पर अमल दरामद शहर के किसी भी इलाके में नहीं हो सकता। जबकि अगर बात की जाए ब्रायलर की कीमत की तो गुज़िश्ता रोज़ की निस्बत आज मुर्गी की गोश्त की कीमत में मज़ीद 3 रुपये फ़ी किलो की कमी देखी जा रही है, जिसके बाद शहर में मुर्गी का गोश्त 142 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर किया गया है। ठीक है, थैंक यू सो मच हसन, आप हमारे साथ मौजूद थे। सब्जियों की कीमतें आपने बताई, आगे बढ़ेंगे और मीट रेट्स क्या है मैं आपको बताऊंगी। ज़ेनिथ शॉप पे अगर आप जाएंगे बीफ पर केजी आपको मिलेगा 633 633 रुपये में, बीफ मिन्स आपको मिलेगा 899 रुपीज़ पर केजी और इसके बाद मटन आपको यहाँ से पर केजी मिलेगा 1403 रुपये में। मटन मिन्स आप खरीद सकेंगे 1649 रुपये में। गवर्नमेंट रेट के मुताबिक जिंदा मुर्गी 98 और इसका बना हुआ गोश्त 142 यानी 142 रुपये में आप खरीद सकेंगे। और अब एग रेट्स क्या हैं वो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले हमारे पास है जी रिटेल प्राइस 116 रुपये दर्जन में आप अंडों की खरीदारी कर सकते हैं और इसके बाद अगर आप होलसेल से खरीदारी करने के लिए जाएंगे, होलसेल पे 114 रुपये दर्जन में आप अंडों की खरीदारी कर सकेंगे और गोरमे पे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर 115 रुपये दर्जन में आप अंडों की खरीदारी कर सकेंगे। और अब शामिल करेंगे अगला सेगमेंट बचत बाजार।
सेल्स कहाँ कहाँ लगी हैं, सबसे पहले आपको मैं ये बताऊंगी जी। आउटफिटर्स ब्रांड है जहां पर फ्लैट 30% ऑफ है, आप जा सकते हैं और खरीदारी कर सकते हैं। नेक्स्ट ब्रांड है जी जुनेद जमशेद, अप टू 50% ऑफ है, यहां पर भी आप जा सकते हैं, खरीदारी कर सकते हैं। कारपोर अगर आप जा रहे हैं तो यहां पर प्रमोशन पर क्या चीजें अवेलेबल हैं। वनिश वॉशिंग पाउडर है जी और इसकी कीमत है रिटेल प्राइस 750 रुपीज, प्रमोशन पर आप खरीद सकेंगे 660 रुपीज में, 90 रुपीज इस पे आप बचा सकेंगे। इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह सेम टाइम पर कल से आपसे मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।